प्राचीन इतिहास से संबंधित दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। मैं विशाल चतुर्वेदी। देखिए, आर्य किस प्रदेश के निवासी थे, यह प्राचीन इतिहास में सबसे ज़्यादा विवादास्पद प्रश्नों में से एक है और ठीक ठीक निर्धारित कर पाना यह संभव आज तक नहीं हुआ है। फिर भी यहाँ पर कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख हम संक्षेप में करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम उन विद्वानों की चर्चा करते हैं जिनका यह मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत में ही था और वह यह मानते हैं कि आर्य यहाँ किसी आक्रांता के रूप में नहीं आए, बल्कि उनका उदय और विश्व के अन्य हिस्सों में उनका प्रसार भारत से ही हुआ। तो ऐसे विद्वानों में सबसे पहला जो नाम है वो पंडित गंगानाथ झा का है। पंडित गंगानाथ झा ब्रह्मसी देश को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं। इसी प्रकार एल्डिकल कश्मीर या हिमालय को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं और DS त्रिवेद देविका प्रदेश को आर्यों का निवास स्थान बताते हैं। परंतु इन मतों की अगर समीक्षा की जाए तो हम यह सिद्ध कर पाते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि वह एक आक्रांता के रूप में ही यहाँ पर आए थे। देखिए, सबसे पहला तर्क इसमें यह दिया जा सकता है कि यदि आर्य भारत के निवासी होते तो वे सर्वप्रथम अपने देश का ही आर्यीकरण करते। जैसा कि आप जानते हैं कि समस्त दक्षिण भारत, जहाँ द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है, और उत्तर भारत जहाँ तक अधिकांश भारोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है, और भारोपीय भाषा परिवार की भाषा ही आर्यों की भाषा मानी गई है। इस प्रकार अगर आर्य भारत के निवासी होते तो हम ये कह सकते थे कि सर्वप्रथम वह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का आर्यीकरण करते। लेकिन हम जानते हैं कि पूरा दक्षिण भारत आर्य सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र से बाहर था और आज भी काफ़ी हद तक वो बाहर है। यह इस बात का सूचक भी है कि संपूर्ण भारत अथवा कम से कम उसका एक बड़ा भाग भाषा की दृष्टि से तो अनार्य था। यह आर्यों की भारतीय मूल के सिद्धांत के विरुद्ध सबसे प्रबल प्रमाण है। अच्छा, भिन्न भिन्न विद्वानों ने देखिए और क्या कहा। जैसे उत्तरीय ध्रुव, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तरीय ध्रुव को आर्यों का निवास स्थान बताने वालों में से सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक ने ही सर्वप्रथम आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया था। इसके पीछे इनका तर्क यह था कि ऋग्वेद के एक सूक्त में दीर्घकालीन उषा का उल्लेख है। दीर्घकालीन उषा, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि उत्तरीय ध्रुव पर होती है। जैसे कि आप भूगोल में पढ़ते हैं कि उत्तरी ध्रुव की या पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सापेक्ष कुछ इस प्रकार से है कि वहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो इस दीर्घकालीन उषा का संबंध ही बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरीय ध्रुव से लगाया और वो माने कि इनका निवास स्थान उत्तरीय ध्रुव ही रहा होगा। बाल गंगाधर तिलक यह तो मानते हैं कि वेदों की रचना सप्तसैंधव प्रदेश में हुई। सप्तसैंधव प्रदेश यानी जो हमारा पंजाब और सिंधु और झेलम नदियों का क्षेत्र है, उसे कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसकी रचना इस प्रदेश में हुई, यानी आर्य उत्तरी ध्रुव से यहाँ पर आए, बसे और कुछ समय पश्चात जब वो वेदों की रचना कर रहे थे तो अपनी मूल भूमि के प्रति उनके दिमाग में जो बातें उभरी या जो यादें रहीं, उसी का वर्णन इस सूक्त में किया गया है। एक अन्य प्रमाण महाभारत में है। महाभारत में सुमेरु पर्वत का उल्लेख है और सुमेरु पर्वत पर भी 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। ये भी सूक्त में वर्णित उसी दीर्घकालीन उषा की ओर संकेत करता है। लेकिन तिलक महोदय का यह मत कोरे साहित्यों पर ही आधारित है, इस कारण यह मान्य नहीं है। स्वयं आर्यों ने ही समस्त सैंधव प्रदेश को देवताओं द्वारा निर्मित या देवकृति योनि कहा है। यदि उत्तरी ध्रुव उनका आदि देश होता तो कहीं न कहीं
किसी न किसी सूक्त, मंत्र या श्लोक में वह पूरी तटस्थता के साथ इस बात का उल्लेख करते, जबकि हमें ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो बाल गंगाधर तिलक का यह मत स्वयं में अमान्य हो जाता है। कुछ विद्वान एशिया के विभिन्न स्थानों में आर्यों का मूल निवास स्थान ढूंढने का प्रयास करते हैं। मैक्स मूलर महोदय ने आर्यों का आदि देश मध्य एशिया को कहा है। देखिए, मैक्स मूलर का ही मत सबसे ज़्यादा मान्य है, यानी सर्वमान्य मतों की बात की जाए तो मैक्स मूलर जो मध्य एशिया को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं, यही सबसे ज़्यादा विद्वानों द्वारा मान्य किया गया है। और इसी प्रकार से रोड्स बैक्ट्रिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं। एडवर्ड मेयर पामीर की पठार को आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं। मेयर महोदय का विचार है कि पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। इस मत का समर्थन ओल्डेनबर्ग तथा कीथ जैसे विद्वानों ने भी किया है। ब्रेंडेनस्टीन महोदय ने बताया कि भारतीय भाषा कोश से प्रकट होता है कि आर्य मूलतः एक पर्वत के नीचे घास के मैदान में निवास करते थे। अब पर्वत के नीचे घास के मैदान की यह स्थिति यूराल पर्वत के दक्षिण में स्थित किर्जिंग का मैदान था। जो विद्वान एशिया को आर्यों का मूल स्थान स्वीकार नहीं करते हैं, उनका कहना है कि भारोपीय भाषी परिवार के मुहावरों का प्रसार यह सिद्ध करता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया की अपेक्षा यूरोप में खोजना अधिक तर्कसंगत लगता है। अब उन मतों की समीक्षा की जाएगी जिन मतों का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप में था। तो यूरोप में सबसे प्रबल मत जर्मनी के लिए दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि हर्ट और पेनका नामक विद्वानों ने जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। इसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क दिए, वो क्या हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अब मध्य जर्मनी में एक स्थान है जिसको हम स्कैंडिनेविया कहते हैं। स्कैंडिनेविया कभी भी किसी भी विदेशी शक्ति के आधिपत्य में नहीं रहा है और यहाँ के लोग भारोपीय भाषा बोलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भारोपीय भाषा का मूल स्थान यही था। दूसरा मत यह है कि पश्चिम बाल्टिक सागर के तट से सर्वप्राचीन एवं अति साधारण वस्तुएं पाई गई हैं। यहाँ से प्राप्त पाषाणोपकरण अत्यंत कलापूर्ण एवं तकनीकी दृष्टि से उत्तम कोटि के हैं। ये सब भारूपियों की कृतियाँ हैं। मध्य जर्मनी में भी अनेक प्रागैतिहासिक काल की कुछ मृतभांड पाए गए हैं। इन्हें भी प्राचीन आर्यों से ही संबंधित किया गया है। अगला तर्क देते हैं, आर्यों की शारीरिक विशेषता भी उन्हें जर्मनी का आदिवासी बताती है, जैसी उनकी प्रमुख विशेषता भूरे बालों का होना है। आज भी जर्मनी के लोगों के बालों का रंग भूरा है, परंतु यदि उपयुक्त तर्कों की आलोचनात्मक समीक्षा की जाए तो बड़ी आसानी से उनका खंडन हो जाएगा। एकमात्र भाषाई आधार पर स्कैंडिनेविया को आर्यों का मूल निवास स्थान नहीं माना जा सकता है। देखिए, किसी स्थान की भाषा का परिवर्तित न होना उसके बोलने वालों की प्रगतिहीनता तथा संकीर्णता को भी सूचित करता है, न कि उसकी प्राचीनता को। देखिए, अब कोई व्यक्ति है, अगर वो नए विचारों और नए शब्दों और नए परिवर्तनों को नहीं अपना रहा है तो हम कह देते हैं कि वो रूढ़िवादी है, उसे हम प्रगतिशील नहीं कह सकते हैं। तो स्कैंडिनेविया के संबंध में भी ये विचार उसी तरह से लागू होता है कि यदि वहाँ के लोगों ने अपनी भाषा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया तो इस आधार पर हम भारोपीय भाषा का मूल स्थान जर्मनी के स्कैंडिनेविया को नहीं मान सकते हैं। बाल्टिक सागर तथा मध्य जर्मनी से मिलते जुलते उपकरण तथा मृदभांड विश्व के कुछ अन्य स्थलों जैसे दक्षिणी रूस, पोलैंड के त्रिपोलजे आदि स्थानों से भी मिलते हैं। कुछ उपकरण जर्मनी के उपकरणों से भी पुराने हैं। जहाँ तक भूरे बालों का प्रश्न है, देखिए, पतंजलि जानते हैं आप कि उन्होंने महाभाष्य की रचना की। उन्होंने भी भारतीय ब्राह्मणों को भूरे बालों वाला बताया है।
तो क्या इन्हीं आधारों पर भारत को आर्यों का आदि देश स्वीकार कर सकते हैं? नहीं। अब अगला मत जो है वो हंगरी से संबंधित है। देखिए, हंगरी में पी गैल्स इसके आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी अथवा डेन्यूब नदी के क्षेत्र में मानने वाले विद्वानों में देखिए पी गैल्स सर्वप्रमुख हैं। विभिन्न यूरोपीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह बताया है कि आर्य मूलतः एक ऐसे स्थान पर रहते थे जहाँ पर्वत थे, नदियाँ थीं, झील था और गेहूं जौ के प्रमुख रूप से खेती की जाती थी और साथ ही साथ गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता आदि जैसे पशु पाले जाते थे। ये सभी विशेषताएं हंगरी प्रदेश अथवा डेन्यूब नदी घाटी में से प्राप्त होती हैं, अतः यही आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। किंतु यह मत भी असंगत है। इस प्रकार की विशेषताएं कुछ अन्य स्थानों पर भी पाई जाती हैं। मात्र भाषा विज्ञान के आधार पर ही इस समस्या का हल निकालना उचित नहीं लगता है। अब अगली बात जो है वो है दक्षिणी रूस की। देखिए, दक्षिणी रूस के संबंध में गार्डन चाइल्ड महोदय ने भी अपने कुछ विचार दिए हैं। इसमें अन्य विद्वानों की बात की जाए तो मेयर हैं, पीक हैं। दक्षिणी रूस को ये आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार करते हैं। दक्षिणी रूस में जो भी उत्खनन किए गए हैं लगभग उसी प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिले हैं जो आर्यों के समय के थे। यहाँ की खुदाई से अश्व का अवशेष भी मिलता है, अश्व यानी घोड़े का अवशेष मिलता है जो आर्यों का प्रिय पशु था। अब इसके आधार पर पिगट नामक एक विद्वान ने आर्य दक्षिणी रूस के एक विस्तृत प्रदेश पर निवास करते थे ऐसा अनुमान किया है। अब दक्षिणी रूस के त्रिपुलजे से लगभग 30,000 ईसा पूर्व के मृतभान प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर नेहरिंग ने दक्षिणी रूस को आर्यों का आदि देश बताया है। भारोपीय तथा मध्य रूस की फिनो उग्रियन भाषाओं में आश्चर्यजनक समानता प्राप्त होती है। किन किन भाषाओं में? भारोपीय भाषा और मध्य रूस में बोले जाने वाली फिनो उग्रियन भाषाओं में आश्चर्यजनक समानता दिखती है, जो इस बात के सूचक हैं कि भारोपीय तथा मध्य रूस की जाति में प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक संपर्क था। अतः उक्त विद्वानों के अनुसार दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया जा सकता है। अब ये सारे प्रसंग आर्यों को विदेशी मूल के मानने का मत प्रधानतः भाषा विज्ञान के आधार पर देते हैं, जो कि बहुत अधिक सबल नहीं लगता है। वेद में कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि आर्य यहाँ आक्रांता के रूप में आए थे। आर्य शब्द को जातिवाचक मानना भी ठीक नहीं है। ऋग्वेद में मंत्रों में प्रयुक्त शब्दों की संख्या लगभग 1,53,972 है, जिसमें आर्य शब्द मात्र 33 बार आया है। भाषाविदों ने तुलनात्मक भाषा विज्ञान को एक प्रमाणिक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है, किंतु भाषा एक सांस्कृतिक इकाई है जिसका किसी जाति विशेष से संबंध स्थापित करना उचित नहीं है। एक ही प्रकार के लोग विभिन्न भाषाभाषी हो सकते हैं। ऋग्वेद में आर्य तथा दास दस्युओं के बीच जो विभेद किया गया है वह प्रजातीय न होकर धार्मिक लगता है। आर्य तथा दास दस्यु किसी जन समुदाय, प्रजाति अथवा जनजाति के नाम नहीं लगते हैं। इनका विरोध धार्मिक व अधार्मिक का विरोध था। दास दस्युओं का प्रयोग परिचारक के रूप में भी मिलता है। दस्यु शब्द ईरानी भाषा में भी मिलता है जो ग्रामीण जन का सूचक है। जहाँ तक ब्राहुई भाषा का प्रश्न है, इसका दक्षिण की द्रविड़ भाषा से भी दूर का संबंध हो सकता है। उत्तर पश्चिम में व्यापक प्रसरण का प्रमाण भाषा को बोलचाल की आधुनिक पूर्वी एलामी भाषा बताते हैं। यह भी दृष्टव्य है कि गोदावरी के दक्षिण में सैंधव सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। जहाँ तक इंद्र को पुरंदर अर्थात पुरों को ध्वस्त करने वाला कहे जाने का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कोटदीजी और कालीबंगा के प्राक सैंधव स्थलों में भी दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। स्वयं सिंधु सभ्यता के लोग द्वारा पूर्वी संस्कृतियों के दुर्गों को भेदना
भेद किया जाना भी संभव था। ऐसी स्थिति में अब केवल आर्यों के ही देवता को पुरंदर नहीं कहा जा सकता है। पुनश्च इसमें यह भी निष्कर्ष निकलता है कि इंद्र शत्रुओं नगरों का विजेता था, शत्रुओं के नगरों का विजेता था। पुरातत्व से भी आर्यों के आक्रांता होने की बात की पुष्टि नहीं होती है। अब प्रायः सभी विद्वान इसे स्वीकार करने लगे हैं कि इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि आर्य विदेशी आक्रांता थे। जो विद्वान आर्यों को मूल विदेशी मानते हैं उनका आधार मैक्स मुलर द्वारा निर्धारित ऋग्वेद की तिथि है। सूत्र साहित्य को ईसा पूर्व 600 से 200 में रखते हुए वे इसके पूर्ववर्तीय साहित्य विभाजन वे ब्राह्मण काल, मंत्र काल तथा छंद काल में करते हैं। इसके लिए 200 वर्षों की अवधि निर्धारित करते हुए प्रस्तावित करते हैं कि वैदिक मंत्रों की रचना लगभग 1200 ईसा पूर्व में हुई। यह निष्कर्ष उस समय तो ठीक था जब तक पश्चिम के लोगों को वैदिक संहिता के विषय में बहुत कम ज्ञान था। पश्चिम के लोगों का मतलब हो गया कि जो विदेशी विद्वान थे। परंतु अब यह मत सामान्य हो गया है कि स्वयं मैक्स मुलर ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में इसे त्याग दिया था। पुनश्च मैक्स मुलर द्वारा निर्धारित तिथि की विधि संदिग्ध है और इसे सत्य नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्य किस प्रदेश के निवासी थे यह बिल्कुल भी निश्चित नहीं किया जा सकता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से किस विद्वान ने किस क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है, इस बात को दिमाग में रखना बड़ा आवश्यक है। लगभग हर परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न बनते हैं।